नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है और खबर का हर चैप्टर इतने विस्तार से खुलता है कि आप उस खबर के मास्टर होकर निकलें। न्यूज का इकलौता फैमिली शो है। आज पाठशाला में कौन कौन सा चैप्टर खुलेगा आपको पहले वो बता दूं। वो क्वेश्चन पेपर जो नीतीश वर्सेस मोदी का आंसर देगा वो आज आपके लिए लेकर आया। आज पाठशाला में बीपीएससी का पेपर भी आउट होगा। क्या नीतीश 2024 में मोदी को जीतने नहीं देंगे, इसका जवाब भी दूंगा। पीएम मोदी के पास क्या मात्र 35,000 रुपए बचे हैं, आज इसका चैप्टर भी खोलूंगा। और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद पर इजराइल के अटैक का चैप्टर भी आपके लिए लेकर आया हूं। लेकिन शुरू करते हैं पाठशाला की, और सबसे पहले दिन भर की सारी बड़ी खबरों का एक साथ रिवीजन। नोएडा की एक सोसाइटी में गुंडागर्दी करने वाला नेता श्रीकांत त्यागी गिरफ्तार हो गया है। नोएडा पुलिस ने मेरठ से श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया। श्रीकांत त्यागी को नोएडा की कोर्ट में पेश किया गया। उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि श्रीकांत त्यागी ने पुलिस से बचने के लिए 4 दिन के अंदर 15 गाड़ियां बदली। वो लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। पूछताछ में श्रीकांत त्यागी ने कहा कि आवेश में उससे गलती हो गई। मुफ्त के वादों के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में खुद को पक्ष बनाए जाने की मांग की है। आम आदमी पार्टी ने इस तरह की घोषणाओं को राजनीतिक पार्टियों का लोकतांत्रिक और असंवैधानिक अधिकार बताया। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय को बीजेपी सदस्य बताते हुए उनकी मंशा पर सवाल उठाए। महाराष्ट्र में आज एकनाथ शिंदे सरकार का कैबिनेट विस्तार हो गया। 18 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। शिंदे गुट और बीजेपी को 9-9 मंत्री पद मिले हैं। राजभवन में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सभी विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने एक भी महिला को मंत्री नहीं बनाए जाने पर महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली में 500वां तिरंगा लगाने का वादा पूरा कर दिया। दिल्ली के पटपड़गंज में 166 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा पर लगाया गया है और इस मौके पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी मौके पर मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि हमारा मकसद था कि जब लोग घर से बाहर निकले तो उन्हें तिरंगा दिखे। हमने लक्ष्य हासिल कर लिया। बिहार के नालंदा के सरकारी स्कूल में एसडीपीआई का झंडा फहराने का वीडियो सामने आया। एसडीपीआई इस्लामिक संस्था पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की पॉलिटिकल विंग है। तस्वीरों में स्कूली बच्चे एसडीपीआई के झंडे को सलामी देते दिख रहे हैं। घटना के बाद बिहार शरीफ के एसडीएम ने मामले की जांच के आदेश दिए। बर्मिंघम से स्वदेश लौटे कॉमनवेल्थ विजेताओं का ग्रैंड वेलकम किया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर गोल्ड मेडलिस्ट बजरंग पुनिया और दीपक पुनिया का सम्मान हुआ। बेंगलुरु में अविनाश सांबले का शानदार स्वागत हुआ। भारत इस बार मेडल टैली में चौथे पायदान पर रहा। भारत को कुल 61 मेडल मिले, जिनमें 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 कांस्य पदक रहे। पंजाब के फिरोजपुर से 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने तस्करों का 10 किलोमीटर तक पीछा किया। इसके बाद गाड़ी को पीछे से टक्कर मारी और तस्करों को रोकने की कोशिश की। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश में चर्चित वैराग्यानंद गिरी उर्फ मिर्ची बाबा भोपाल से गिरफ्तार हुआ है। मिर्ची बाबा पर एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। आरोप है कि महिला संतान प्राप्ति के लिए बाबा के पास गई थी। मिर्ची बाबा वही बाबा है जिन्हें कमलनाथ सरकार में मंत्री का दर्जा मिल गया था और जिन्होंने दिग्विजय सिंह की जीत के लिए हवन करवाया था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फ्लोरिडा वाले मारे लागो रिजॉर्ट पर एफबीआई ने छापेमारी की है। डोनाल्ड ट्रंप ने बयान जारी कर कहा कि एफबीआई ने मारे लागो रिजॉर्ट को सीज कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह अमेरिकी इतिहास का काला दिन है। अमेरिका के किसी पूर्व राष्ट्रपति के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक एफबीआई कुछ आधिकारिक दस्तावेजों की तलाश कर रही है जो डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस से अपने साथ ले आए थे। तो दिन भर के रिवीजन के बाद अब पाठशाला की पहली क्लास का वक्त है और इसमें पॉलिटिकल साइंस का वो क्वेश्चन पेपर जो बिहार के घटनाक्रम पर उठ रहे हर सवाल का जवाब देगा। आपने बीपीएससी का नाम तो जरूर सुना होगा। जैसे यूपीएससी है वैसे बिहार में बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। लेकिन आज हम आपके लिए एक दूसरी बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं और वो बीपीएससी है बिहार पॉलिटिकल साइंस। और आज उसका जो क्वेश्चन पेपर आउट हुआ है उसके बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे बिहार पॉलिटिकल साइंस का पेपर, उसमें जो क्वेश्चंस हैं उनके जवाब मैं आपको दूंगा तो पता चलेगा कि बिहार में हो क्या रहा है। यह पेपर मैं आपको दिखाऊंगा
कि इस बीपीएससी के क्वेश्चन पेपर में बिहार के पॉलिटिकल ड्रामे को लेकर कौन कौन से सवाल हैं और उनके जवाब क्या हैं। लेकिन पहले आपको एक ट्वीट दिखाता हूं जिसको देखकर आप हंसते हंसते गिर भी सकते हैं। इसलिए आपको चेतावनी दे रहा हूं कि अगर आप खड़े होकर यह शो देख रहे हैं तो आराम से कहीं बैठ जाइए। यह ट्वीट जरा मैं चाहूंगा इस बड़ी स्क्रीन पर डालिए तो मैं जरा दर्शकों को पढ़कर दिखाऊं। बिहार में नीतीश कुमार अब आरजेडी के साथ चले गए और यह ट्वीट जो है यह तेजस्वी यादव जी का ट्वीट है। इसको अगर आप देखेंगे यह 3 मार्च 2019 का ट्वीट है, तेजस्वी यादव जी का ट्वीट। और अब जरा इस ट्वीट को पढ़िए, इतना मजेदार ट्वीट है। लोग आज बहुत सारे वैसे तो ट्वीट ढूंढ ढूंढ के और वीडियो निकाल रहे हैं। मैंने ये ट्वीट देखा, क्या नीतीश जी आज मोदी जी के समक्ष मंच से सार्वजनिक रूप से यह संकल्प लेंगे और शपथ पत्र देंगे कि वो 2024 आम चुनाव तक बीजेपी छोड़कर और पलटी मारकर किसी दूसरे गठबंधन से समझौता नहीं करेंगे। ये तेजस्वी यादव ने 3 मार्च 2019 को ट्वीट किया था कि नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर खड़े हैं नीतीश कुमार और वहां से आज वादा कर सकते हैं कि 2024 के पहले पलटी मारकर किसी और के साथ नहीं जाएंगे। अगर वो वादा ऐसा नहीं करते हैं, मतलब ऐसा वादा नहीं करते हैं, तो स्पष्ट है कि वो आम चुनाव के बाद कुर्सी देख किसी भी दल के साथ भाग सकते हैं। ये तेजस्वी यादव का ट्वीट है 3 मार्च 2019 का, जिसमें उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि अगर मोदी जी के सामने कसम नहीं खाएंगे नीतीश कुमार कि बॉस हम आपके अलावा किसी के साथ नहीं जाएंगे 2024 तक, तो वो किसी के भी साथ पलटी मारकर चले जाएंगे। अब ये ट्वीट देखने के बाद या तो तेजस्वी यादव को आप कह सकते हैं कि बहुत दूरदर्शी नेता है, या उनके अंदर कुछ भविष्य देखने की शक्ति भी है, या वो नीतीश कुमार अपने चाचा नीतीश कुमार को भली भांति समझते थे इसलिए उन्होंने ये कह दिया था। अब आपको बिहार पॉलिटिकल साइंस का पेपर दिखाता हूं जिसमें कुछ अलग अलग सवाल हैं जो आपको जवाब देंगे कि चल क्या रहा है। इस क्वेश्चन पेपर का पहला प्रश्न पूछता है कि बिहार के ताजा राजनीतिक घटनाक्रम का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। यह 20 नंबर का क्वेश्चन होगा कम से कम, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है। तो जरा इसका जवाब आपको दिखाता हूं। बिहार की मौजूदा राजनीतिक स्थिति में यह है कि नीतीश कुमार को अब लालू परिवार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से कोई मतलब नहीं रह गया है। नीतीश कुमार आज उन्हीं तेजस्वी यादव के साथ एक गाड़ी में राजभवन गए जिन तेजस्वी यादव को 5 साल पहले भ्रष्टाचार के आरोप पर सफाई देने के लिए कह रहे थे, और सिर्फ सफाई मांगना तो छोड़िए, उनका साथ ही छोड़ दिए थे। जिस तेजस्वी यादव और आरजेडी को डंप करके नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गए थे, उन्हीं तेजस्वी यादव और आरजेडी को आज नीतीश कुमार ने फिर गले लगा लिया। यह है इस सवाल का जवाब। बिहार में जेडीयू और आरजेडी मिलकर सरकार बनाने वाले हैं। आज नीतीश ने एक हाथ से बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़कर राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा और दूसरे हाथ से महागठबंधन के समर्थन की चिट्ठी सौंपकर नई सरकार बनाने का दाव भी चल दिया। मतलब नीतीश कुमार राज्यपाल जी के पास गए तो मेरे पास तो एक ही जेब है, उनके पास 2 रहा होगा। एक से निकाले ये लीजिए इस्तीफा, और फिर बोले होंगे कि क्या अब आपसे फिर अपॉइंटमेंट लें, फिर आए, ये लीजिए दूसरी जेब से समर्थन की चिट्ठी। मतलब मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देता हूं और मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, इसका लेटर ले लीजिए। आज दिन में नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे, पद से इस्तीफा दिया, कि कहा कि पार्टी में सब यही चाहते थे कि एनडीए से अलग हुआ जाए। इसके बाद नीतीश कुमार राबड़ी देवी के आवास पर गए, वहां तेजस्वी यादव के साथ बैठक की। बैठक में कांग्रेस ने भी हिस्सा लिया, नीतीश को महागठबंधन का नेता चुन लिया गया। इसके बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ फिर राजभवन गए। बाहर आकर नीतीश और तेजस्वी ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह बता दिया कि बिहार में अब नई सरकार बनने जा रही है। तो बिहार पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन नंबर 1 का यह है जवाब। यह हुआ है बिहार में पूरे दिन। अब बिहार पॉलिटिकल साइंस के पेपर के क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 डालिए जरा। क्वेश्चन नंबर 2 है 2017 से 2022 के बीच नीतीश कुमार के आरजेडी छोड़ने और आरजेडी के साथ फिर से हाथ मिलाने की वजहों का उल्लेख करें। यह भी 20 नंबर से कम का क्वेश्चन नहीं लगता मुझे। जवाब अब मैं बताता हूं आपको। बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम बदला है उसकी वजह के बारे में नीतीश कुमार के करीबी तो कई बातें कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में नीतीश कुमार ने आज खुलकर
कुछ नहीं बोला, कोई साफ वजह भी नहीं बताई। नीतीश बार बार यही कहते रहे कि जेडीयू के सभी नेता चाहते थे, सभी नेता, कि एनडीए का साथ छोड़ दिया जाए। अभी ललन सिंह जी कुछ दिन पहले बता रहे थे कि कैसे जेडीयू के मालिक हैं नीतीश कुमार जी, तो अब मालिक को लोग बता रहे हैं कि क्या करना है और उनके हिसाब से वो चल रहा है। तो नीतीश कुमार ने कुछ नहीं बोला, और 2019 वाला अभी तेजस्वी का ट्वीट आपको दिखाया था कि उन्होंने पहले ही कहा था कि ये किसी के भी साथ चले जाएंगे, तो भाई इनके पास बताने के लिए ही कुछ नहीं। खैर, तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस तरह देश भर में अपने सहयोगियों को खत्म कर रही है बीजेपी, वो सब देख रहे हैं। नीतीश कुमार नहीं बता रहे हैं, तेजस्वी यादव साइड से बता रहे हैं कि वो सबको दिख रहा है कि ये जेडीयू खत्म करने वाले थे। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम सब चाहते हैं कि बीजेपी का एजेंडा बिहार में लागू ना हो। सुनिए एक बार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने आज सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद कहा क्या, फिर आगे की बात बताता हूं। सारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की थी, तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। बस क्या परेशानी थी? अब तो बहुत सारी चीजें हुई है, हमारे लोग बता देंगे। ये तो इतिहास बताता है कि भाजपा जहां रहती है, जिसके साथ रहती है, उसको खत्म करने में लगी रहती है। आप पंजाब देख लीजिए, आप महाराष्ट्र देख लीजिए, और जो बिहार में हो रहा था वो किसी से छुपा है क्या? हर एक लोगों को पता है कि क्या भाजपा की तैयारी थी। लेकिन जो देश में जो अराजकता का जो माहौल बन रहा है, जो सांप्रदायिक जिस प्रकार से फल फूल रही है, जिस प्रकार से सामाजिक न्याय पे हमला हो रहा है, उसको देखते हुए, देश के माहौल को, स्थिति को देखते हुए, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, आप अर्थव्यवस्था देख लीजिए, देश की सुरक्षा देख लीजिए। बोल तेजस्वी यादव रहे थे, लेकिन शब्द नीतीश कुमार के थे। मतलब वो ऐसा कहना चाह रहे होंगे नीतीश कुमार जी कि सर बोल ये रहे हैं, लेकिन ये शब्द हमारे हैं। नीतीश कुमार खुद नहीं बोल रहे, तेजस्वी यादव को सब पता है। और बिहार की पब्लिक ये नहीं पूछेगी कि जेडीयू को अगर बीजेपी कमजोर करने की कोशिश कर रही थी तो वो आरजेडी के साथ चले गए, मैंडेट इस बात का लिए थे। और अगर कोशिश कर रही थी तो उसके कुछ सबूत रखते, बातें रखते, या सीधा बीजेपी को छोड़ देते। आपने तो कहा था कि ये भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई पार्टी है। तेजस्वी यादव, लालू यादव, इन पर यही आरोप लगाए थे। उन पर तो भ्रष्टाचार का वो आरोप आज भी कायम है जिनको सुनकर आपने आरजेडी का साथ छोड़ दिया था। अभी तो वो बताऊंगा, फिर से याद दिलाऊंगा, क्वेश्चन पेपर में उस पर भी क्वेश्चन है। और आज जाकर फिर सट गए उन्हीं लोगों से जिन पर आरोप लगाकर हट लिए थे। ये सटना और हटना नीतीश कुमार गजब का कर लेते हैं। खैर, इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 अब आपके सामने रखता हूं, बीपीएससी के बिहार पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर नंबर 3। नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ने पर 2014 में जो कहा था और 2017 में आरजेडी का साथ छोड़ने पर जो कहा था, उस पर टिप्पणी लिखें। अब आप अपने पेपर पे लिखिए या ना लिखिए, मैं आपको दिखाता हूं इन्होंने क्या क्या कहा था। – 2013 में जब नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हुए थे, तो यह कहकर अलग हुए थे कि वो मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। और 2017 में बीजेपी के साथ चले गए। इसी तरह जब नीतीश कुमार 2017 में आरजेडी के साथ थे और अलग हुए, तो कहा था कि उन्हें कुर्सी जनता की सेवा के लिए मिली है, किसी परिवार की सेवा के लिए नहीं मिली है। आज जाके फिर सट गए। तो पहले एक बार नीतीश कुमार ने 2014 में क्या कहा था जब वो बीजेपी से अलग हुए थे, सुनिए, फिर आगे की बात बताऊं। अब आपका नया अवतार हो चुका है। अब इसके बाद किसी भी परिस्थिति में लौट कर जाने का प्रश्न नहीं पैदा होता है। हम रहें या मिट्टी में मिल जाए, रहें या मिट्टी में मिल जाए, आप लोगों के साथ अब कोई समझौता भविष्य में नहीं होगा। असंभव, अब ये संभव ही नहीं है, नामुमकिन। अब वो चैप्टर खत्म हो चुका, क्योंकि भरोसे को आप लोगों ने तोड़ा।
उस भरोसे को आपने तोड़ा। अब जब जिस भरोसे को तोड़ दिया, आपके पास प्रचार की ताकत है। नीतीश कुमार 2014 में बोले नामुमकिन, इम्पॉसिबल, चैप्टर क्लोज्ड, और 2017 में चैप्टर खोल लिए। आओ बीजेपी, हम तुम्हारे साथ हैं। अब आप सुनिए, जब नीतीश कुमार ने 2017 में आरजेडी का साथ छोड़ा था और बीजेपी के साथ चले गए थे, तब उन्होंने आरजेडी और लालू परिवार के बारे में क्या कहा था। गठबंधन धर्म का पालन करते हुए हर तरह की समस्या को दूर करने की कोशिश की और गठबंधन धर्म के विपरीत एक पार्टी के द्वारा न जाने कितने वक्तव्य दिए गए। मैंने सबको झेला है, सबको झेला है। और ये कांग्रेस पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, 15-20 से ज्यादा नहीं मिलने वाला था, 40 तक पहुंचाने वाले हम हैं। और इसके बाद हमने उन लोगों को भी कहा कि आप बीच में हस्तक्षेप करिए और रास्ता निकालिए, क्योंकि जो स्थिति है, जो जनता का वोट मिला है, वो काम करने के लिए मिला है, वो भोग करने के लिए नहीं मिला है। और जब सारा दृश्य एक एक करके सामने आया, तो हमने तो इतना ही कहा कि एक्सप्लेन कर दीजिए। मुझसे कहा गया कि आप बताइए क्या एक्सप्लेन करें, हम कि जो चार्ज लगा है उसको एक्सप्लेन करिए, जो आप पर आरोप लगा है उसका उत्तर दे दीजिए बिंदुवार। उत्तर देने की स्थिति में नहीं थे। कानून का सहारा बता रहे हैं। अरे जनता सबसे बड़ी कोर्ट होती है, जनता सबसे बड़ी अदालत होती है, और जनता के प्रति प्रतिबद्धता हमारा है जनता की सेवा करने का, एक परिवार की सेवा करने का नहीं है। और ये राज मिलता है, यह योग, यह सेवा राज भोग के लिए नहीं मिलता है, मेवा के लिए नहीं मिलता है। और जब स्थिति आ गई, मेरे लिए डिफेंड करना संभव नहीं था। नीतीश जी कह रहे हैं मेरे लिए डिफेंड करना संभव नहीं था। नीतीश जी के पुराने बयान और उसमें बड़े बड़े दावे सुनिए तो ऐसा लगता है वो कुछ भी डिफेंड कर सकते हैं। बीजेपी का चैप्टर क्लोज, और जब मन किया खोल लिया। इससे ज्यादा क्या डिफेंड कीजिएगा सर। बिंदुवार जवाब नहीं दे पाए लालू यादव के परिवार के लोग, इसलिए गठबंधन तोड़ दिया। अब ऐसा कौन सा जवाब मिल गया कि जाके फिर सट गए। परिवार की सेवा नहीं करूंगा, आज जाके फिर परिवार से सट गए। जनता जो है वो सबसे बड़ा फैसला सुनाती है। उसी जनता का फैसला था सर कि आपकी पार्टी को मात्र 45 सीट आई, फिर भी आप सीएम की कुर्सी पर बैठे रहे। तो डिपेंड नहीं कर पा रहे। खैर, पॉलिटिक्स है। 2017 में नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आरजेडी से नाता तोड़ दिया था। तब सरकार में डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी यादव पर रेलवे टेंडर घोटाले में केस हुआ था। नीतीश कुमार ने खुद तेजस्वी से इस पर सफाई देने के लिए कहा था और बाद में इसी केस को आधार बनाकर नीतीश कुमार ने आरजेडी से गठबंधन तोड़ दिया और बीजेपी के साथ चले गए। यह केस बॉस अब भी चल रहा है, लेकिन नीतीश जी जो हैं वो अब पलट के वापस चले गए। इसमें लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी समेत 16 लोग आरोपी हैं। तो जो यादव परिवार, लालू यादव का परिवार उस वक्त बिंदुवार जवाब नहीं दे पा रहा था। पता नहीं कौन सा ऐसा जवाब दे दिया कि नीतीश जी जाके फिर उनसे मिल लिए। इसी तरह से चारा घोटाले के जिन 5 केस में अब तक लालू यादव को सजा सुनाई जा चुकी है, उनमें से 4 केस में लालू यादव को पिछले 5 साल में सजा सुनाई गई है। उस 5 साल में आप देखिए, ये कह रहे हैं ना, नीतीश कुमार का बयान था उस वक्त कि हम जो है भ्रष्टाचार के साथ नहीं रह सकते। ये क्या है? उस केस में चलिए आप कह सकते हैं अभी चल रही है, अभी मामला चल रहा है, इसलिए हम जाके फिर सट गए। यहां तो सजा हो गई बॉस। डोरंडा ट्रेजरी केस, सजा का ऐलान हो गया। 21 फरवरी 2022 घोटाला 139 करोड़ से ज्यादा, 5 साल की सजा, 60 लाख का जुर्माना। उस पार्टी से जाकर सट गए। दुमका ट्रेजरी केस, सजा का ऐलान 24 मार्च 2018 को हुआ। घोटाला 3 करोड़ 13 लाख रुपए का, सजा अलग अलग धारा में 7-7 साल की, 60 लाख का जुर्माना। वर्तमान स्थिति में जमानत पर है लालू यादव, जाके सट गए। चाईबासा ट्रेजरी केस, सजा का ऐलान 6 जनवरी 2018। घोटाला 33 करोड़ 67 लाख रुपए का, सजा 5 साल की, 5 लाख का जुर्माना। वर्तमान स्थिति जमानत की। नीतीश कुमार को यह भ्रष्टाचार नहीं दिखा।
देवघर ट्रेजरी के सजा का ऐलान 23 दिसंबर 2017। घोटाला 89 लाख रुपए का सजा, 3.5 साल की, 5 लाख का जुर्माना। वर्तमान स्थिति में जमानत पर है लालू यादव। भ्रष्टाचार से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, इतनी बड़ी बड़ी बात करके नीतीश कुमार ने साथ छोड़ा था। 4 में तो सजा हो गई बॉस, 4 में तो सजा हो गई। ये भी नहीं कह सकते कि अभी फैसला नहीं आया इसलिए नहीं कह सकते। और उन लालू यादव की पार्टी से जाकर सट गए, पिछला खत्म। अब इस क्वेश्चन पेपर, बिहार पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने रखता हूं। 2017 में लालू यादव और तेजस्वी यादव ने गठबंधन तोड़ने पर नीतीश कुमार के सियासी चरित्र के बारे में जो कहा था उसकी व्याख्या करें। यह है क्वेश्चन नंबर 4। जरा नीतीश कुमार के सियासी चरित्र की जो व्याख्या की गई थी लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी की तरफ से, जरा सुनिए। लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के बारे में कहा था कि नीतीश कुमार सांप है। अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लालू जी ने ट्वीट किया था कि नीतीश कुमार सांप है। अगस्त 2017 का लालू प्रसाद यादव का ट्वीट है, आपको दिखा रहा हूं, जरा सुनिए, यहां डालिए, जरा दिखाइए, पढ़िए इसको। यह है अगस्त 3, 2017, लालू प्रसाद यादव का ट्विटर हैंडल। नीतीश सांप है, लालू जी लिख रहे हैं उस वक्त। जैसे सांप केचुल छोड़ता है वैसे ही नीतीश भी केचुल छोड़ता है और 2 साल में सांप की तरह नया चमड़ा धारण कर लेता है। किसी को शक? पूछ रहे हैं किसी को शक? शक के बारे में पूछे थे 3 अगस्त को, आज ट्विटर पे जवाब दे रहे हैं लोग। ये लालू जी ने लिखा था, नीतीश जी का चरित्र, सियासी चरित्र वर्णन करते हैं। अब जरा तेजस्वी यादव जी का एक ट्वीट दिखाता हूं। उन्होंने क्या लिखा था, जरा इसको पढ़िए। ये ट्वीट भी दिखाइए तेजस्वी यादव जी का। यह है 10 अप्रैल 2018 का ट्वीट। तेजस्वी यादव लालू यादव जी के बेटे, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और अभी आने वाले फिर से डिप्टी सीएम। नीतीश जी बताएं, जनादेश की डकैती करने और बीजेपी को चोर दरवाजे से सरकार में घुसाने के बाद केंद्र सरकार से बिहार को क्या क्या विशेष फायदा हुआ सिवाय दंगों के। जनादेश को धोखा देकर उनकी शरण में लौटे हैं तो उनसे हुए लाभ का बिंदुवार जवाब मुख्यमंत्री भी जनता आपसे मांग रही है। तो ये तेजस्वी यादव ने 2018 में पूछा था। नीतीश जी को 2022 में समझ में आया कि तेजस्वी ठीक पूछ रहा है, चलो उसी के साथ चलते हैं। 4 साल लग गया नीतीश जी को बिंदुवार जवाब तैयार करने। लालू यादव ने 2017 में नीतीश कुमार के बारे में कहा था कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है और तेजस्वी को रोकने के लिए नीतीश कुमार ने बीजेपी से हाथ मिलाया है। सुनिए उन्होंने टाइम्स नाउ नवभारत की एडिटर इन चीफ नाविका कुमार से बातचीत में क्या कहा था। आपको पता नहीं है, नीतीश कुमार को मैं पहचानता हूं। आपके मीडिया के लोगों को भी वो पहाड़ा पढ़ा देते हैं नीतीश कुमार। ये नीतीश कुमार को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। ये सब मेरे प्रोडक्ट हैं, चाहे सुशील मोदी हो, नीतीश कुमार हो, जो भी हो, इनका बिल्कुल नीतीश कुमार को मैं जानता हूं। और इनको पता था कि ये लड़का तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर आगे बढ़ रहा है और ये आगे जाके इस टर्म के आगे जाके चैलेंज करेगा, तो इसलिए इस लड़का को कैसे बलिदान दिया जाए। तो भाजपा से मिल करके इन्होंने केस करवाया। ये मिले हुए हैं एकदम पूरे जिम्मेवारी के साथ, अब मैं सबूत दे दूंगा। और ये केस करवाए और इधर मोदी को फ्री बोला कि तुम बोलो डिजाइनेशन करो, और इधर ही अपना बात ये लोग चला रहे थे। तो नीतीश कुमार जो बोलते थे कि संघ मुक्त भारत, नीतीश कुमार बोलते थे कि मिट्टी में मैं मिल जाऊंगा, लेकिन हम हाथ नहीं मिलाएंगे। नीतीश कुमार अपने को 0 टॉलरेंस की बात करते, अपना शर्ट और व्हाइट करना चाहते। लोगों को पता नहीं है, ये इनको मैं जानता हूँ, बिहार की जनता जानती। मैं ठीक बोलता था कि इनके औतड़ी में दांत है।
लालू जी कह रहे हैं इसकी अतड़ी में दांत है नीतीश जी के लिए। लालू जी ये भी कह गए कि भाई मेरे पास सबूत है कि मेरे बेटे का पॉलिटिकल करियर खराब करने के लिए उनको नीतीश कुमार डर गए थे तेजस्वी यादव से, इसलिए जो है वो बीजेपी से केस करवा दिए और अलग हो गए गठबंधन से। अब बताइए, वो वैसे ही जाकर जो है सट गए। और इतना सुनाने के बाद सोचिए, नीतीश कुमार के सियासी चरित्र का ऐसा ऐसा वर्णन करने के बाद कल तक नीतीश जी को कोसने वाले तेजस्वी जी से जब आज पूछा गया कि आप तो ऐसे सब बोलते थे बॉस, सुनिए क्या जवाब दिए। अरे भाई हम लोग चाचा भतीजा लोग हैं, लड़े भी हैं, आरोप भी लगाए हैं, लेकिन हम लोग तो समाजवादी लोग हैं ना, तो हमारी जो पुरखों की विरासत है वो कोई और ले जाएगा क्या? हम लोगों का अधिकार नहीं है क्या? तो हर घर में लड़ाई होती है, हर भाई में बकझक होती है, तो उस पर ध्यान नहीं देना अभी अरे भाई आप चाचा भतीजा हैं, एक तो चाचा भतीजा में ऐसी गाली गलौज तो नहीं देख चलती भाई। चलिए आपने कर दी पॉलिटिक्स के नाम पर, और आपके बीच चाचा भतीजा में कुछ भी चल सकता है, लेकिन पब्लिक के साथ भी तो कोई रिश्ता बनाते होंगे ना, वो भी तो कोई रिश्ता होगा। लालू जी कह रहे हैं कि मेरा बेटा को फंसाने के लिए झूठा आरोप लगा दिया और ये नीतीश कुमार जो है वो बीजेपी के साथ चले गए, और आपका जिस दिन मन आया फिर वो नीतीश कुमार के साथ हो गए, वो नीतीश जी मुख्यमंत्री जी हो गए, चाचा जी हो गए। उनका जब मन आया वो कह दिए कि अरे इन पर तो भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, हम परिवार की सेवा करने के लिए नहीं आए हैं, फिर जिस दिन मन आया उस दिन छोड़ के चले गए। आप लोग चाचा भतीजा खेल रहे हैं, पब्लिक बेवकूफ बैठी हुई है, उसको समझ ही में नहीं आ रहा कब आप चाचा भतीजा हो गए, कब एक दूसरे को गाली देने लग गए। खैर, बिहार पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने रखता हूं। नीतीश कुमार के आया नीतीश गया नीतीश वाले सियासी चरित्र का 200 शब्दों में वर्णन कीजिए। हालांकि वर्णन करने के लिए नीतीश जी के आया नीतीश गया नीतीश वाले सियासी चरित्र का वर्णन करने के लिए 2 लाख शब्द भी कम पड़ेंगे, लेकिन लिखने वाले ने, क्वेश्चन पेपर बनाने वाले ने 200 शब्द दिए। नीतीश कुमार ने सालों तक बिहार में लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ जंगल राज के आरोपों वाली राजनीति की। अच्छा, नीतीश कुमार के साथ एक बड़ी दिलचस्प बात है, वो बिहार में करीब 16-17 साल सीएम रहे हैं और कभी उनकी पार्टी स्पष्ट बहुमत नहीं पा पाई। मतलब अपने बूते पर अकेले सरकार बना ले, ये वो कर ही नहीं पाए 17 साल में, लेकिन मुख्यमंत्री बन जाते, 45 सीट लाके भी बन जाते हैं। कोई ना कोई आदमी ढूंढ लेते हैं, नहीं होता है कोई ऐसा भी स्टूडेंट होता है जो कभी अपनी बाइक से कॉलेज नहीं जाता है, पेट्रोल नहीं भरवाता है, लेकिन कोई ना कोई साथी ढूंढ लेता है जो पेट्रोल भी अपना डलवाएगा, पैसा भी खर्च करेगा, लेकिन उसके पे बैठ के चले जाते हैं कॉलेज। तो नीतीश जी का वही हाल है। लालू यादव पर जंगल राज का आरोप लगाया नीतीश कुमार ने और राजनीति करते रहे। इसी कैंपेन में वो 2005 में पहली बार बीजेपी के सहयोग से बिहार के फुल टर्म सीएम बने, लेकिन 2013 में वो नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी से अलग हो गए। ये वो तस्वीर आपको दिखाई थी मैंने, 2010 की तस्वीर थी। 2015 में वो अपने सियासी दुश्मन लालू यादव के साथ चले गए। ये वो तस्वीर है जिस जंगल राज को बोल बोल के लालू यादव के खिलाफ रहे, उनके साथ 2015 में चले गए। 2017 में, और ये देखिए ये तस्वीर है, उन्हीं तेज प्रताप के साथ शपथ ले रहे हैं। 2017 में वो फिर लालू यादव से अलग हुए और बीजेपी के साथ चले गए। ये 2018 की तस्वीर दिखा रहा हूं। 2022 में वो फिर बीजेपी से अलग हो गए और लालू परिवार के साथ चले गए। उसकी तस्वीर भी आ गई है, फूल दे रहे हैं, और अब कल के लिए शायद कह रहे हैं कि कल शपथ ग्रहण हो जाएगा। नीतीश कुमार के जो भी करीबी रहे, उनके साथ उन्होंने क्या किया ये भी देखना चाहिए। लालू प्रसाद यादव ने आगे बढ़ाया, लालू के खिलाफ कैंपेन से सीएम बने और बाद में जॉर्ज फर्नांडिस के सहयोग से पार्टी बनाई, जॉर्ज फर्नांडिस को ही किनारे लगा दिया। फिर आरसीपी सिंह के साथ 24 साल दोस्ती रही, आजकल आरसीपी सिंह उनके नए दुश्मन हैं। ललन सिंह आजकल करीबी हैं, उन्हें 2009 से पार्टी में से निकाल दिया था। उपेंद्र कुशवाहा आजकल करीबी हैं, उन्हें 2013 में जेडीयू से निकाल दिया था। प्रशांत किशोर को 2018 में पार्टी में लाए, 2020 में पार्टी से निकाल दिया। नीतीश कुमार की दोस्ती भी नहीं टिकती।
इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है, पूछता है कि नीतीश कुमार विपक्ष के पीएम कैंडिडेट बने तो नरेंद्र मोदी को कितनी टक्कर दे पाएंगे, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ये सब पीएम कैंडिडेट बनने के लिए कर रहे हैं। इसका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। देखिए, ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार का नया मूव 2024 के लिए, और 2024 में वो विपक्ष के पीएम उम्मीदवार बनना चाहते हैं। खुद नीतीश कुमार से जुड़े लोग ये बयान दे रहे हैं कि जिससे लगता है कि नीतीश कुमार 2024 के लिए खुद को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और नीतीश कुमार के करीबी उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट किया था कि नीतीश कुमार जी पीएम बनने के योग्य हैं, लेकिन खुद को नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर प्रोजेक्ट करने वालों में पहले से ही कई नाम हैं। इनमें एक तो पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी हैं, तो ममता बनर्जी क्यों जगह खाली कर देंगी नीतीश कुमार के लिए, इसका जवाब किसी के पास नहीं। कांग्रेस से वो राहुल गांधी हैं जो ममता बनर्जी के लिए जगह खाली करने को तैयार नहीं थे, तो नीतीश जी के लिए कैसे तैयार हो जाएंगे। जो प्रशांत किशोर की वो पूरी प्रोजेक्ट को साइड कर देते हैं जिसमें उन्हें साइड किया गया था, तो वो कैसे जगह खाली कर देंगे नीतीश जी के लिए। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हैं, वो कहां से नीतीश जी के लिए जगह छोड़ देंगे। वो तो खुद कट्टर देशभक्त हैं और देश में कट्टर देशभक्ति लाना चाह रहे हैं। तेलंगाना से के चंद्रशेखर राव हैं, बिहार से अब नीतीश कुमार आ गए हैं। तो जैसे 4 थे, अब एक 5वां चेहरा अगर और आ जाएगा तो उसमें नरेंद्र मोदी को फायदा ही है, विपक्ष और टूटेगा और वोट बटेगा। नीतीश कुमार के लोग उन्हें पीएम मटेरियल मान रहे हैं और नीतीश कुमार को भी लगता होगा कि उनके नाम पर विपक्ष में सहमति बन जाएगी, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। अभी राष्ट्रपति चुनाव और उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की एकता की पोल खुल गई। राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए के सहयोगी जेएमएम और शिवसेना समेत कई पार्टियों ने एनडीए कैंडिडेट को सपोर्ट किया। उपराष्ट्रपति चुनाव में टीएमसी ये कहते हुए चुनाव से दूर हो गई कि वो कांग्रेस के उम्मीदवार का सपोर्ट नहीं करेगी और ये लोग नीतीश कुमार के नाम पे एक राय हो जाएंगे। विपक्ष में 2 प्रमुख पार्टियां हैं, कांग्रेस और टीएमसी, दोनों मोदी के खिलाफ विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए लड़ रही हैं। वो क्यों चाहेंगे कि कोई तीसरा आकर उनका नेतृत्व करे। कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि राहुल गांधी के अलावा कोई और चेहरा हो। इसी बात पर उनका ममता बनर्जी से टकराव चल रहा था। आप देखिए ये तस्वीरें, ममता बनर्जी नहीं चाहती कि विपक्ष का नेतृत्व गांधी परिवार करे, क्योंकि ममता बनर्जी को लगता है कि गांधी परिवार कमजोर कड़ी है। ऐसे में उन नीतीश कुमार के नाम पर सहमति कैसे बन जाएगी जो खुद पिछले 5 साल से बीजेपी के साथ रहे हैं और जिनकी खुद की सीटें जब बीजेपी से अलग होकर लड़े तो 2 लोकसभा सीट लाए थे, तो 2, 4, 5, 10 लाकर वो पीएम पद का चेहरा बन जाएंगे। लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है, यहां कुछ भी हो सकता है। नीतीश कुमार ने पहले ही समझ लिया था कि उनको एक नई राजनीति करनी पड़ेगी और इसके लिए उनको बिहार की राजनीति के साथ साथ केंद्र की राजनीति भी करनी होगी। 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार कह चुके हैं कि यह उनका आखिरी चुनाव था, इसलिए आज वो बयान जरूर याद कराना चाहिए। जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको, हाथ उठा के बताइए। इतना बोल बोल कर कि आखिरी चुनाव है वोट मांगे, तब भी 45 सीट आई, मात्र तीसरे नंबर पे थे। लेकिन आखिरी चुनाव बोल के वोट मांग लिए, अब 2024 के सपने संजो रहे हैं। नीतीश कुमार को लगता है कि जैसे नरेंद्र मोदी 12 साल गुजरात के सीएम बनकर केंद्र की राजनीति में आ गए, वैसे ही वो भी बिहार के सीएम रहकर केंद्र की राजनीति में आ सकते हैं। लेकिन यहां आपको देखना होगा कि सीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी ने क्या किया और सीएम के तौर पर नीतीश कुमार ने क्या किया। पब्लिक परफॉर्मेंस भी तो देखेगी बॉस। पहले आपको बताता हूं, बतौर सीएम गुजरात में नरेंद्र मोदी ने क्या किया था अपने प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को स्थापित करने के लिए या उसके तैयारी के लिए। नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2001 में गुजरात के सीएम का पद संभाला और 2002 से लेकर 2010 तक 8 साल में गुजरात की विकास दर 10.5% रही बॉस, जबकि इससे पहले के 8 साल यानी 1994 से 2002 तक गुजरात की विकास दर मात्र 5.9% थी। करीब 6% से 10.5% ले गए नरेंद्र मोदी बतौर सीएम। तो डिलीवर करके दिखाया, तब पीएम तक पहुंचे। नरेंद्र मोदी ने जब गुजरात संभाला था तो 2002-03 में प्रति व्यक्ति आय के मामले में गुजरात देश में 6ठे नंबर पर था। 2005-06 में गुजरात ने प्रति व्यक्ति आय के मामले में तमिलनाडु, केरल, पंजाब जैसे राज्यों को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर जगह बना ली थी। 2005 से 2012 के बीच गुजरात में कृषि विकास दर 11% थी, जबकि राष्ट्रीय औसत कितना होता था? 3%।
3% का राष्ट्रीय औसत और गुजरात में 11% नरेंद्र मोदी लेकर गए, परफॉर्म किया, तब आए हैं पीएम की कुर्सी पर। 2009-10 में जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा राष्ट्रीय औसत के हिसाब से 15% था, जबकि गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा कितना था? 27.5% के करीब। परफॉर्म किया, तब पहुंचे पीएम की कुर्सी पर। गरीबी का आकलन करने में तेंदुलकर कमेटी के पैमाने के हिसाब से 1993-94 से लेकर 2004-5 के 11 साल में गुजरात में गरीबी 6% कम हुई थी, जबकि 2004-5 से लेकर 2009-10 के बीच सिर्फ 5 साल में गुजरात में गरीबी 9% कम हो गई। साक्षरता के मामले में गुजरात ने 2001 से 2011 के बीच 10% की बढ़ोतरी की, जो उसके बराबर वाले किसी भी राज्य से ज्यादा थी। करीब 80% साक्षरता दर के साथ गुजरात तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के करीब आ गया था। डिलीवर किया, तब आए पीएम की कुर्सी तक। साल 2003 में नरेंद्र मोदी ने ज्योति ग्राम योजना शुरू की और इसका मकसद था सभी गांवों में 24 घंटे बिजली पहुंचाना। साल 2006 तक स्कीम को गुजरात के 18,000 गांवों में लागू कर दिया गया और इस स्कीम की वजह से वाटर पंप के जरिए सिंचाई के लिए पानी मिलना सुनिश्चित हुआ। इससे ग्रामीण इलाकों में जीवन जीने के स्तर में सुधार आया। सिंचाई के लिए 8 घंटे पानी मिलने लगा और स्कीम की सफलता की वजह से ही साल 2006 में केंद्र में भी ऐसी योजना लागू की गई। गुजरात को भारत के निवेश का गेटवे बनाने के लिए साल 2003 में नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात इन्वेस्टर समिट शुरू किया। साल 2012-13 में एफडीआई के मामले में 2470 करोड़ के साथ गुजरात छठे नंबर पर था। 2001 में भूकंप के बाद भुज को फिर से बसाया गया। इसके लिए 70,000 नई भूकंप रोधी इमारतें बनाई गईं। 2001 की तुलना में भुज का इलाका 4 गुना फैल गया। भुज आज इंडस्ट्रियल हब है नरेंद्र मोदी की वजह से। परफॉर्म किया, डिलीवर किया, तब पीएम की कुर्सी पर आए। जुलाई 2022 को नर्मदा कैनाल के जरिए नर्मदा नदी का पानी कच्छ तक पहुंच गया। इस नहर का सपना मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने देखा था और अब कच्छ के रेगिस्तानी इलाके में भी पानी मिल रहा है। ये मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी का कार्यकाल आपको समझाया, ताकि जब आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उन सपनों को कंपेयर करें पीएम बनने को लेकर, तो आपको समझ में आए कि वो कहां बैठते हैं। अब आप देखिए नीतीश कुमार ने पिछले 17 साल में बिहार को क्या दिया है। कौन सा रिपोर्ट कार्ड लेकर वो नरेंद्र मोदी को चुनौती देंगे। गरीबी पर नीति आयोग की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार सबसे गरीब राज्य है। यह नीतीश कुमार की उपलब्धि है, सुशासन बाबू की। बिहार के 52% लोग यानी आधी से ज्यादा आबादी आज भी गरीबी रेखा के नीचे है और नीतीश कुमार सपना देख रहे हैं कि मैं भी सीएम मोदी की तरह पीएम नीतीश बन जाऊंगा। शिक्षा पर नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार फिसड्डी है। बिहार में 26% आबादी ऐसी है जो 10 साल से ज्यादा की उम्र की है और स्कूल नहीं जाती। यह है नीतीश कुमार की उपलब्धि। बिहार इकलौता ऐसा राज्य है जहां औसतन 70 बच्चों पर एक टीचर है। बिहार में 1 लाख से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं। यह है सुशासन बाबू की उपलब्धि। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सीएजी की 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक जिला अस्पतालों में 52 से 92% तक बेड्स की कमी है। पटना में पीएमसीएच में बरसात में पानी भर जाता है, मछलियां तैरने की रिपोर्ट आपने देखी होगी। यह है नीतीश कुमार की बिहार की राजधानी की हालत। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक जिला अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी है। ओपीडी में आने वाले मरीजों को 15 जरूरी सेवाएं भी नहीं मिल पाती। यह सीएजी की रिपोर्ट बिहार के बारे में कहती है। 2019 में बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि डॉक्टरों के 57% पद खाली हैं, नर्सेज और स्वास्थ्य कर्मियों के 75% पद खाली हैं। यह है सुशासन बाबू की उपलब्धि। कुपोषण के मामले बिहार में दूसरे नंबर पर है। यहां 4,75,000 बच्चे कुपोषित हैं। इसमें 3,23,741 अत्यंत कुपोषित हैं। 1.5 लाख जो हैं वो अल्प कुपोषित बच्चे। यह है नीतीश कुमार की उपलब्धि बतौर सीएम। 17 साल। बिहार की प्रति व्यक्ति आय 50,735 है और राष्ट्रीय औसत कितना है? 1.5 लाख रुपए। यहां भी बिहार बहुत पीछे है। यह है नीतीश कुमार की उपलब्धि। शहरों पर नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक सामाजिक आर्थिक पैमाने पर देश के 56 शहरों की लिस्ट में नीतीश कुमार जी के बिहार की राजधानी पटना 52वें नंबर पर है। 52nd पोजीशन है पटना का आर्थिक सामाजिक पैमाने के मुताबिक, आपको बता रहा हूं। और यह नीति आयोग की रिपोर्ट है। 17 साल में बिहार को यह बनाने के बाद हेडलाइंस में सुशासन बाबू लिखवा लेने और छपवा लेने से
बिहार नहीं बदला सर। लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा सुधार कर लोगों के अंदर इतना भर दिया कि जैसे बिहार में वो जंगल राज ना आ जाए वाला हिसाब करके कि लोग उसी में वोट करते हैं। लेकिन अब लोग शायद समझने लगे, इसलिए सीटें घटकर 45 हो गई। बिहार से पलायन करने वालों का आंकड़ा 2001 से 2011 तक 93 लाख लोगों ने बिहार से पलायन किया। 55% से 60% पलायन रोजगार के लिए होता है बिहार से। यह है नीतीश कुमार का बिहार। गरीबी रेखा के नीचे वाले 58% लोग बिहार से पलायन करते हैं। बिहार के 25 से 30 लाख श्रमिक बाहर के राज्यों में काम कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी को पीएम बनना है। इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 7 यह है कि नीतीश कुमार के नए यू टर्न से 2024 के लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। इस पर नोट लिखिए। बिहार में 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 40 सीटों में से 39 जीती थी। एक सीट कांग्रेस को गई थी। बीजेपी को 17, जेडीयू को 16, एलजेपी को 6, कांग्रेस को 1, आरजेडी को 0 जिसके साथ सटे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में वोट शेयर अगर देखिएगा तो बीजेपी को 24% वोट शेयर था, जेडीयू को 22, एलजेपी को 8, आरजेडी को 15 और कांग्रेस को 8%। नीतीश कुमार 2005 से बिहार के सीएम हैं, लेकिन कभी वो अकेले दम पर बहुमत नहीं ला पाए। हमेशा उन्हें सहयोगी की जरूरत पड़ती है। कभी बीजेपी का साथ चाहिए, कभी लालू यादव का साथ चाहिए। नीतीश कुमार सिर्फ 2014 के लोकसभा चुनाव में अकेले लड़े और अकेले लड़े बीजेपी को छोड़कर, तो क्या हालत हुई थी। बीजेपी को 22 सीट आई थी, एलजेपी को 6 सीट आई थी, उपेंद्र कुशवाहा को भी 4 सीट आ गई थी और जेडीयू 2 सीट ला पाई थी। आरजेडी को 4 आई थी, कांग्रेस को 2। 2014 में वोट शेयर बीजेपी का 30% था, जेडीयू मात्र 16% पे थी। और कुछ लोग कह रहे हैं कि जेडीयू और आरजेडी साथ आ जाएंगे तो लोकसभा चुनाव में सारे समीकरण जो हैं वो बदल जाएंगे और सारा वोट जो है वो साथ आ जाएगा और बीजेपी वहां नरेंद्र मोदी खत्म हो जाएंगे। 40 लोकसभा सीटें जो हैं वो विपक्ष के खाते में आ जाएंगी। ये थ्योरेटिकली वही कैलकुलेशन है जो लोगों ने यूपी में किया था कि बहन जी और अखिलेश यादव साथ आ जाएंगे। अखिलेश यादव मुस्लिम और यादव का वोट ले आएंगे, बहन जी दलितों का ले आएंगी और भर भर के सीट आ जाएगी और बीजेपी यूपी में साफ हो जाएगी। लेकिन नरेंद्र मोदी एक ऐसा नाम और चेहरा है कि वहां पॉलिटिक्स की थ्योरी नहीं चलती, वहां सब फेल हो जाता है। तो यूपी में यह दिख चुका है कि वहां सपा बसपा का साथ आना कैसे फेल हुआ जब नरेंद्र मोदी नाम सामने खड़ा हो गया। बिहार में क्या होगा वो भी दिख ही जाएगा। पाठशाला में अब एक्स्ट्रा क्लास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संपत्ति का चैप्टर। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी 29 कैबिनेट मंत्रियों की संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक की। किसके पास कितनी संपत्ति है, कितना बैंक बैलेंस है, कितनी ज्वेलरी है, सब जानकारी दी गई। पीएम नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, 8 साल से प्राइम मिनिस्टर हैं। सुनते हैं कि सूट बूट वालों की सरकार चलाते हैं, फलाना ढिमकाना। पीएम मोदी की संपत्ति कितनी है? पीएम मोदी की संपत्ति आपको बताता हूं, उनके पास कितना पैसा है। 31 मार्च 2022, 31/3/2022 तक पीएम मोदी के पास कितना पैसा था? उनके पास कुल 2,23,82,000 रुपए की संपत्ति। कुल कितना हो गया? 2,23,00,000 से थोड़ा ज्यादा, 2,82,82,504 रुपए की संपत्ति नरेंद्र मोदी जी के पास है। इतनी संपत्ति है और यह उस दौर में है जब उनका 20 साल का पॉलिटिकल करियर है और यह उस दौर में है जहां कुछ नेताओं के और उनके करीबियों के यहां 50-50 करोड़ रुपए तो ऐसे ही निकल आते हैं। नोटों का बंडल गिनने के लिए ईडी की मशीन लगती है तो भग से करके जल जाती है। उसमें 8 साल से प्राइम मिनिस्टर रहने के बाद उनके पास 2,23,00,000 रुपए की संपत्ति। और नरेंद्र मोदी के पास घर, नो घर, गाड़ी, नो गाड़ी बॉस, कोई घर गाड़ी कुछ नहीं है। जमीन, कोई जमीन नहीं है उनके पास, नो जमीन। कैश उनके पास कितना है भाई? नरेंद्र मोदी जी के पास, पीएम के पास, उनके पास 35,250 रुपए कैश है। देश के प्रधानमंत्री के पास 35,000 रुपया कैश है। एसबीआई गांधीनगर में बैंक बैलेंस है,
46,555 रुपए पोस्ट ऑफिस में रहे। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के हिसाब से 9,05,105 रुपए है। 1,89,305 रुपए का LIC है। सोने की अंगूठियां जो हैं वो 1,73,063 रुपए की हैं। बैंक में फिक्स डिपॉजिट जो है वो 2,10,33,236 रुपए। तो ये सब मिला दीजिए तो बैठता है 2,23,00,000 रुपए, मात्र 2,23,00,000 रुपए। और पिछले साल यानी 2021 में ये 1,97,68,885 रुपए, जो अब बढ़कर 2,23,00,000 हो गई। मतलब अगर उसमें आप 1,97,00,000 पकड़े तो 3 लाख उधर और 23 लाख इधर, मतलब 26 लाख रुपया एक साल में देश के प्रधानमंत्री के पास आए। 26 लाख, मात्र 26,13,000 रुपए बढ़े। पीएम मोदी के पास ना अपनी गाड़ी है, ना घर है, ना जमीन है। और 2002 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे, उन्हें 4 लोगों के साथ मिलकर गांधीनगर में एक प्लॉट खरीदा था, जो वो पहले ही दिन दान कर चुके हैं। 1 करोड़ रुपए से इसकी कीमत जो है वो ज्यादा बताई जाती है। तो वो 1 करोड़ रुपए की जमीन दान कर चुके प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी के बाद अगर बात करें राहुल गांधी की, 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को जो हलफनामा दिया था, उसके मुताबिक, अब ये 2019 का चूंकि आंकड़ा है तो आपको बता दूं, राहुल गांधी और ये उनकी संपत्ति आपको अब बताने जा रहा हूं 2019 के हलफनामे के हिसाब से। अब हम 2022 में, लेटेस्ट डेटा अभी मुझे भी नहीं पता। चल संपत्ति जो है उनके पास वो है 5,80,00,000 से ज्यादा, 5,80,58,799 रुपए। ये चल संपत्ति उन्होंने 2019 में चुनाव आयोग को बताई थी। चल संपत्ति मतलब ज्वेलरी, कैश, गाड़ी, बैंक डिपॉजिट वगैरह। और जो अचल संपत्ति है, वो अचल संपत्ति 10 करोड़ से ज्यादा है, 10 करोड़ प्लस हो गया। इसमें घर और जमीन आ जाता है। तो अगर कुल मिलाइएगा तो राहुल गांधी के पास जो पैसा है वो 15 करोड़ से ज्यादा है संपत्ति। 15,88,00,000 टू बी प्रिसाइज, 15,88,77,083 रुपए। और देश के प्रधानमंत्री के पास है 2,23,00,000। 2014 में प्रधानमंत्री पद संभालने के लिए जब नरेंद्र मोदी गुजरात से दिल्ली रवाना हो रहे थे, तो उससे पहले उन्होंने गुजरात सरकार में उनके साथ काम करने वाले ड्राइवर्स और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की बेटियों की शिक्षा के लिए अपनी पर्सनल सेविंग से 21 लाख रुपए भी दे दिए थे। यह है देश के प्रधानमंत्री की उस संपत्ति का चैप्टर, उन प्रधानमंत्री की संपत्ति का चैप्टर जिन पर सूट बूट वाली सरकार चलाने का आरोप लगता है। और लगाते कौन है? जिनकी मंत्रियों के ज्ञान से करोड़ों की गड्डियां निकल आती हैं। पाठशाला में अब वीडियो ब्रेकिंग का चैप्टर। पानी की तेज धार है और एक कार पानी में बह रही है। पानी के प्रचंड प्रहार की ये तस्वीरें कर्नाटक के चिकमंगलूर की हैं, जहां सड़क पार करते वक्त कार सैलाब में बह गई। इस दर्दनाक हादसे के बाद स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़ पड़े। कार में 2 लोगों की जिंदगी अटकी थी। लोगों ने कार के शीशे तोड़े और दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला। फिर जेसीबी की मदद से कार को सैलाब से बाहर निकाला गया। यहाँ स्थानीय लोग देवदूत साबित हुए। अगर स्थानीय लोग तत्परता नहीं दिखाते तो कार में सवार दोनों शख्स की जान भी जा सकती थी। मध्य प्रदेश के रतलाम में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। नदी नाले उफान पर हैं और सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए। पानी के तेज बहाव में एक शख्स बाइक समेत बहता चला जा रहा है। आसपास लोगों की भीड़ नजर आ रही है। तभी एक शख्स इस बाइक सवार को बचाने के लिए नदी में कूद जाता है और इस युवक की जान बच जाती है।
मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। आसमानी आफत कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ रही है। नदी नाले उफान पर हैं और लोग भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। रतलाम के अस्पताल में भारी बारिश से पानी भर गया है। मरीज पहले से बीमार हैं, इन्फेक्शन का खतरा और मंडरा रहा है। अस्पताल आने वाले मरीजों के परिजनों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आसमानी आफत के चलते पूरा शहर पानी पानी हो गया है। जोरदार बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई। वहीं बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोलकर रख दी है। जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने से लोगों को पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश जारी रह सकती है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख की दबंगई का सबूत है ये वीडियो। पुलिसकर्मी पर सरेआम गाड़ी चढ़ा दी। गाड़ी पर लिखा है पूर्व ब्लॉक प्रमुख। समाजवादी दबंगों के सामने पुलिस वालों का ये हाल है तो आम लोगों की बिसात ही क्या। मामला बाराबंकी प्रसिद्ध लोधेश्वर महादेवा मंदिर के पास का है। यहाँ ट्रैफिक हेड कांस्टेबल फिरोज आलम ड्यूटी पर थे। ब्लॉक प्रमुख लिखी कार स्पीड से आई और ट्रैफिक कांस्टेबल के पैर पर चढ़ा दी गई। कार चढ़ाने वाला दबंग फिरोज की मदद करने के बजाय रौब दिखाने लगा। कार से टक्कर मारने वाले की पहचान हरिहर सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए आरोपी हरिहर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है।